Hello students, before starting my sixth chapter, which is the new economic policy, let us revise our last chapters, जिसमें मैंने बड़े आपको बताया था कि on the eve of independence, our India was a very poor country, depreciated economy because British government overutilized our economy. Our machineries were overutilized. They made our country the market of the raw material. हमारे कंट्री में अगर इंपोर्ट होते थे तो मशीनरीज वगैरह ज़्यादा इंपोर्ट होती थी ना, रॉ मटेरियल हमारे कंट्री से जाता था और मशीनरीज हमारे कंट्री में आती थी. और आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई थी बेटे. इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वाज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसमें हमने इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी की थी. इन 1956 सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी. एट दैट टाइम हमारा इंडिया गॉट रिपब्लिक, मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर हो चुकी थी. उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ जब मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर की तो देयर वाज अ नीड ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस स्पेसिफिकली फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोथ. और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपको पिछले चैप्टर्स में मैंने बताया है कि जिनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो थी वो 5 करोड़ तक की थी. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ थी जिनकी लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा होती थी. अब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि कुछ स्पेसिफिक वर्क्स जो है वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही करे और कुछ स्पेसिफिक वर्क्स जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही करे, so that small scale industries can be protected by the government. Small scale industries can be protected from the competition because they are small industries, they can't compete with the heavy industries. For their protection, government used the way of licensing. Government fixed the quotas. गवर्नमेंट ने बेटे इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए, एक बैरियर्स लगा दिए कि दिस वर्क विल बी स्पेसिफिकली अंडर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओनली एंड दिस वर्क विल बी स्पेसिफिकली अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनली. और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो उनको प्रोटेक्शन के लिए बेटे कुछ मतलब कि उनको इंडस्ट्रियल सोप्स कंसेशंस दिए ताकि वो कहीं पे भी सिचुएट हो उसके. जिस एरिया को गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती थी उस एरियाज़ को स्पेशली डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, टैक्स रिलैक्सेशंस दी और बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलैक्सेशन दी. ठीक है, और भी बेटे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, ट्रांसपोर्टेशन लेसर कॉस्ट पे उनको प्रोवाइड की गई ताकि वो लोग अपनी प्रोडक्शंस को उन स्पेसिफिक रीजंस में कर सकें. जिससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हुई और कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया बिकॉज इंडियन इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड इन द 3-fold सिस्टम. इन वन सिस्टम देयर वाज ओनली प्राइवेट सेक्टर and in one there was only public sector and one fold was there in which public sector as well as private sector both do the work altogether. तो ये बेटे हमारी उस टाइम पे 3-fold इकोनॉमी बन चुकी थी, 3-fold इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर दिया गया था और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके लिए हम लोग उसी में बाउंड थे कि ये काम को हमने ही करना है और इस काम को सिर्फ गवर्नमेंट ने ही करना है. और दैट इज़ वाई गवर्नमेंट मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. अलग अलग से उनको बेटे डिफाइन कर दिया गया. उसके बाद सेकंड था कुछ लाइसेंस जो थे वो कंपल्सरी कर दिए गए because if you want to start any business whether that is bigger or smallest you have to take the license, you have to take the permit. And at that time why there was the need of license and permit because government has fixed the limit that up to this limit you have to produce the commodities. That is why there were the quotas for the export and import, also quotas for the production in our domestic areas. ठीक है, वो लिमिट्स जो थी उसकी वजह से हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स एक लिमिट तक ही प्रोडक्शंस कर सकते थे. और जब गवर्नमेंट ने 17 मेन इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर रखा तो उस टाइम पे बेटे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई. कुछ काम को जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिफाइन कर दिया गया वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई.
यहाँ तक हो गया था कि पब्लिक सेक्टर ने जब इतने सारे काम अपने अंडर कर लिए, तो ये एक तरह का फियर फैक्टर था कि मे बी समटाइम्स विल कम व्हेन गवर्नमेंट विल स्टार्ट मेकिंग बटर एंड शूज़ ऑल्सो, ब्रेड बटर एंड शूज़ ऑल्सो। ये प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा हो गया था कि अब जब सारे ही काम गवर्नमेंट अपने अंडर लिए जा रही है, तो मे बी कल हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे करते करते ये हो गया बेटा कि जब हर एक काम को, बड़े बड़े कामों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, तो इससे पब्लिक सेक्टर जो था वो उनमें डेफिसिट बजटिंग की प्रॉब्लम आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आने शुरू हो गए। क्योंकि इन लास्ट चैप्टर आई टोल्ड यू दैट देयर वर द कोटाज, देयर वर द बैरियर्स ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। एक्सपोर्ट पर जब इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी बनी, इनवार्ड लुकिंग स्ट्रेटजी की वजह से हमने इम्पोर्ट्स कम कर दिए टू सेव द फॉरेन करेंसी, एंड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना दी, जिसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जब हम इम्पोर्ट कम करेंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकते हैं। चलो वो भी हो गई, बट उसमें भी कुछ इतने ज़्यादा बैरियर्स थे कि हम लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुआ। अब फॉरेन से जब चीज़ हमारे कंट्री में आ नहीं रही, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, कंपटीशन जो था वो ख़त्म हो गया। अब जब कंपटीशन ख़त्म हो गया तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने जैसी भी प्रोडक्शन हो पाई, उन्होंने वैसी प्रोडक्शंस करनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री की प्रोडक्शन की क्वालिटी जो थी वो डाउन होगी। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इम्बैलेंसनेस होने की वजह से हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आना शुरू हो गए। क्योंकि एक्सपोर्ट की पेमेंट जो थी वो हम उतनी नहीं कर पाए जितना कि इंपोर्ट था। इंपोर्ट गेट कॉस्टलियर ड्यू टू टैरिफ्स ऑल्सो, उसमें लिमिट होगी, फिक्स होगी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो उससे हर्ट हुए। हमारे कंट्री में बहुत से प्रोड्यूसर्स ने अपनी मोनोपोली बनानी शुरू कर दी, क्योंकि जब स्पेसिफिक काम उनको दे दिया गया तो उनको ये लगा कि ये प्रोडक्शन जब हमने ही करनी है तो जैसी मर्जी चीज़ प्रोड्यूस करो, क्योंकि कंपटीशन तो है ही नहीं। तो उससे क्या हो गया, अननेसेसरी मोनोपोलीज क्रिएट होगी प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। क्योंकि हर एक काम को पब्लिक सेक्टर ने अपने अंडर ले लिया, तो उससे पब्लिक सेक्टर इतना कोप अप नहीं कर पाया, और प्रोडक्शन जब इतनी ज़्यादा नहीं गवर्नमेंट से हो पाई, तो इससे गवर्नमेंट के इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट बजट जो था, गवर्नमेंट बजट था, वो डेफिसिट हो गया। डेफिसिट बजटिंग मीन्स से रिसीट ऑफ गवर्नमेंट वर लेस देन पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि इतने सारे लोगों को प्रोटेक्शन के चक्कर में, लोगों को बेनिफिट्स देने के चक्कर में गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और बैलेंस ऑफ, इससे जब गवर्नमेंट बजट जो था वो डेफिसिट हो गया, उससे गवर्नमेंट टैक्सेस भी इंक्रीज़ नहीं कर पाई। क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो थे उनको एक बार बेटा प्रोटेक्शन की आदत पड़ गई। जब उनको प्रोटेक्शन लेने की उनको हैबिट हो गई, तो वो अब बिना प्रोटेक्शन के, बिना गवर्नमेंट की हेल्प के कोई काम करना ही नहीं चाहते थे, जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और बढ़ गए। गवर्नमेंट बजट जो था वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो गया। देन एट दैट टाइम गवर्नमेंट डिसाइडेड न्यू चेंजेस इन द इकोनॉमी। तब बेटे इकोनॉमी में कुछ न्यू चेंजेस आई थी, जिन न्यू चेंजेस में गवर्नमेंट ने फील किया कि देयर शुड बी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सो दैट वी कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, स्पेशली कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। Government started disinvestments of its production works, of its activities. Government ने अपनी activity जो earlier the 17 main sectors were under public sector, but now government started only 8 works under public sector. बाकी जो सारे काम थे वो private sector को दे दिए गए। उसके बाद मतलब ये 2002 तक का था। 2002 के बाद गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स को और भी कम कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन होते होते ये 3 रह गए बेटे। 3 में ये था 3 सेक्टर्स ओनली वर अंडर पब्लिक सेक्टर। 1 वाज रेलवेज, 2nd वाज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एंड 3rd वाज एटॉमिक एनर्जी मीन्स डिफेंस एक्टिविटीज़। अब तो बेटे करते करते इस टाइम पे गवर्नमेंट के अंडर ओनली 2 सेक्टर्स आर प्योरली अंडर पब्लिक सेक्टर, दैट आर 1 इज़ रेलवे एंड 2nd इज़ एटॉमिक एनर्जी या डिफेंस सर्विसेज।
ये पब्लिक सेक्टर के अंडर है, बाकी सारा कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है। तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो कोप अप नहीं कर पा रही थी, लोन्स फॉरेन कंट्रीज से इतने ले लिए, गवर्नमेंट का अपना बजट जो था वो डेफिसिट चला गया, तो गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू LPG। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। It was exchanged form of LPQ because earlier there were limits, quotas and permits। क्योंकि अर्लियर लाइसेंसिंग भी बोल सकते हैं, लिमिट्स, लाइसेंसिंग, बिकॉज देयर वॉज द लिमिट फॉर द आउटपुट एंड द पीपल वर एनफोर्स्ड टू बाउंड टू टेक लाइसेंस फॉर द स्पेसिफिक वर्क। इसकी जगह पे अब गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड L फॉर liberalization। Now government is liberal, there is no production quota, there is no investment quota, now everything is open, but indirectly is under the control of government। Second, Q means say quota। अब earlier where there were the limit of the quotas, export quota, import quota, but now these quotas are abolished। इस कोटास की जगह नाउ गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि पहले जो लिमिट थी कि ये काम पब्लिक सेक्टर के अंडर है, ये काम प्राइवेट सेक्टर के अंडर है, अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को उठा के प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज नाउ प्राइवेट सेक्टर इज़ देयर इन आवर इंडिया। पब्लिक सेक्टर ओनली 2 specific works are under public sector and some specific works are under corporate sector, बट बाकी जितने भी काम है दोज ऑल आर प्राइवेटाइज्ड, वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा चुके हैं। ठीक है। द लास्ट थिंग इज P मीन्स से पहले जो था परमिट्स थे, उसकी जगह पे नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ परमिट्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेशल लाइसेंसिंग। अब गवर्नमेंट ने कोई परमिट्स, गवर्नमेंट से हर एक चीज़ के लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। पीपल आर गेटिंग लिबरल, there is no need of permits for the export and import, and even now our country is globalized। We people are related to the whole world। earlier we were related to some specific countries only, but अब जो है through World Trade Organization we people are linked to each and every country। now we are globalized, we are related to every country। export import quotas barriers are now over। है बेटा, ये नहीं है कि हमने फ्री ट्रेड कर दिया। फ्री ट्रेड होता है कि जहाँ पे बिल्कुल भी बैरियर्स नहीं होते, बिल्कुल भी कोई रोक रकावट नहीं होती। बैरियर्स तो हैं बट वो लिमिटाइज कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग दीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पर जो पहले जो कोटाज वगैरह फिक्स थे कि इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना, अब वो लिमिट्स जो कोटाज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। आप अपने इस चैप्टर की इस इंट्रोडक्शन को अपने दिमाग में रखना बेटे, और इस चैप्टर को करने से पहले जो आपके पिछले इंडस्ट्रियल ग्रोथ चैप्टर है उस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में कंपैरिजन में है। उस चैप्टर की हेल्प से ही हमने इस चैप्टर को करना है, क्योंकि ये उसका अमेंडेड रूप है, क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट्स हमने की थी जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्ट्रेटजी थी। मैंने तभी उस चीज़ को लेके यहाँ पे बेटे आप लोगों को उस चीज़ को रिवाइज़ करवाया है दोबारा, ताकि इस चैप्टर को आप प्रॉपर तरीके से समझ सको। और इस चीज़ को समझने के लिए उसके साथ इसका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। सो डू लर्न दैट चैप्टर प्रॉपरली सो दैट वी कैन डू दिस चैप्टर ईजीली। इसके ईजीली करने के लिए उसका आपको करना बहुत ज़रूरी है। सो इसे रिवाइज कर लेना प्रॉपरली। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।